शाहरुख खान पर मचा सियासी घमासान। मामला 2015 का है। तब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सांसद आदित्यनाथ ने कहा था कि शाहरुख और आतंकी हाफिज सईद की भाषा में कोई फ़र्क नहीं है। आदित्यनाथ ने कहा, इस देश का बहुसंख्यक समाज अगर शाहरुख खान का बहिष्कार कर देता तो उसे भी आम मुसलमान की तरह भटकना होगा। मुद्दों पर तथ्यों के साथ बहस होनी चाहिए। दुनिया के सबसे सहिष्णु हिंदू समाज को बदनाम करने की अगर कोई साजिश हो रही है तो उसकी सामूहिक निंदा होनी चाहिए। लेटेस्ट न्यूज़ के साथ बने रहिए जेडी न्यूज़ से। करते हैं क्या किसी कलाकार और किसी आतंकवादी में कोई फर्क नहीं होता? यह सवाल आपको हैरान कर सकता है, लेकिन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने सुपरस्टार शाहरुख खान को देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद जैसा बता दिया। शाहरुख के खिलाफ सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि कड़वी जबान कई और लोगों ने भी बोली। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तो उन्हें देशद्रोही तक करार दे दिया। हालांकि उन्हें बयान जरूर वापस लेना पड़ा। शाहरुख खान पर कैसे मचा सियासी घमासान, देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। सुना आपने, भगवा चोले वाले इन नेताओं की नसीहत है शाहरुख खान के लिए। कोई हाफिज सईद से तुलना कर रहा है तो कोई पाकिस्तान जाने की बिन मांगी सलाह दे रहा है। उन शाहरुख खान को जिन्होंने पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी से दुनिया भर में करोड़ों फैंस का दिल जीता। आज उन्हीं शाहरुख खान के मुंह से अपने मुल्क में बढ़ रही कथित असहनशीलता को लेकर जब कुछ लफ्ज निकले तो हमलावर मुद्रा में आ गया भगवा ब्रिगेड। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। शाहरुख खान को जो इस तरह की बयानबाजी करके हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं, और मैं समझती जो इस तरह की बात करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। कहाँ पर देश में दंगे हो रहे हैं, कहाँ देश में फसाद हो गया है, कहाँ देश जो है वो असहिष्णुता फैल गई है। आज देश सौहार्द के रास्ते पे चल रहा है। अब देश में डर का माहौल और खौफ का माहौल, फैब्रिकेटेड डर और फैब्रिकेटेड खौफ का माहौल दिखाना चाहते हैं। दुनिया को सामने ये बताना चाहते हैं कि भारत जो है वो बहुत असहिष्णु देश है, बहुत खराब देश है। हम शाहरुख का वो बयान भी दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि शाहरुख का बयान पर उठे इस तूफान की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल शाहरुख खान के खिलाफ बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर पर ऐसी लाइनें लिख दी कि हंगामा खड़ा हो गया। इतना हंगामा कि बाद में सफाई देनी पड़ी। अगर भारत में असहिष्णुता होती तो अमिताभ के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख न होते। मेरे ट्वीट को कुछ लोगों ने अलग अर्थों में लिया है। मेरा उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना कतई नहीं था। मैं अपना कल का ट्वीट वापस लेता हूं। अपने बयान से कैलाश विजयवर्गीय ने यूटर्न यूं ही नहीं लिया, उस पर बड़ा सियासी बवंडर खड़ा हो गया था। विरोधियों ने इस बहाने बीजेपी और पीएम तक पर सवाल उठा दिए। उनके बारे में ऐसा कहना, उनको अपमानित करना एक निंदनीय बात है। इस सरकार को प्रधानमंत्री स्वयं और उनके वो मंत्री, बीजेपी के नेता और संघ परिवार के आरएसएस के नेता जिन्होंने अपमानजनक बातें कही हैं, उनको वापस लेकर भारत के नागरिकों से क्षमा याचना करनी चाहिए। पूरे बीजेपी लीडरशिप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संरक्षण में उनका हर बात पर एक ही जवाब है, अगर आप हमारे सामने घुटने न टेको तो पाकिस्तान चले जाओ। कैलाश विजयवर्गीय जी संभवतः गिरिराज सिंह जी और साध्वी प्राची निरंजना ज्योति को मिला करके एक नए कॉकटेल हैं बीजेपी के, जो समाज को कैसे छत विछत किया जाए, कैसे असहिष्णुता रग रग में इस मुल्क में भरने की कोशिश की जाए, इसके अनुपम उदाहरण है। शाहरुख खान को अपनी बात कहने का हक है। वो इस आजाद मुल्क का बाशिंदा है और उसने जो इंटॉलरेंस की बात कही है बिल्कुल सही है। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है और यहाँ रहने के लिए हमें किसी का रहम नहीं चाहिए, किसी की हमें
सिंपैथी नहीं चाहिए, किसी का हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आखिर कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा क्या कह दिया था कि इतना हंगामा खड़ा हो गया? आपको वो बयान दिखाते हैं कि कैसे कैलाश विजयवर्गीय ने शाहरुख पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था। शाहरुख खान रहते भारत में हैं, पर उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। उनकी फिल्में यहाँ करोड़ों कमाती हैं, पर उन्हें भारत असहिष्णु नजर आता है। ये देशद्रोह नहीं तो क्या? विजयवर्गीय के इस बयान ने बीजेपी की भी भारी फजीहत करा दी। बताया जा रहा है कि पार्टी के कहने पर ही विजयवर्गीय को अपना ये बयान वापस लेना पड़ा। विजयवर्गीय के इस बयान की गूंज सरहद पार भी सुनाई दी। पाकिस्तान में बैठे मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने भी मौका लपक लिया। उसने ट्वीट करके शाहरुख को पाकिस्तान आने का न्योता दे दिया। कोई भी मुसलमान, यहाँ तक कि शाहरुख भी, जो मुस्लिम होने के चलते भारत में दिक्कतें और भेदभाव का सामना कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान में रहने के लिए स्वागत है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब देश में बढ़ती असहिष्णुता को लेकर सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी लेखकों कलाकारों के सुर में सुर मिलाया था। I think very clearly, the one thing I truly believe in is that if there is intolerance to creativity, and if there is intolerance in the country because of religion, we are taking away every forward step a nation is taking. लेकिन देश में बढ़ती असहिष्णुता का ये मुद्दा और उस पर हो रही सियासत लगता है आसानी से थमने वाली नहीं है। इस मुद्दे पर खुद बॉलीवुड भी बटा हुआ दिख रहा है। इसी मुद्दे पर मोदी सरकार के समर्थन में दिल्ली में एक मार्च होने वाला है, जिसमें फिल्म अभिनेता अनुपम खेर भी शामिल होने जा रहे हैं। अतीक को मार देते हो, अशरफ को मार देते हो, उनके बेटे को मार देते हो, उनके अरे मुसलमानों से कौन सी दुश्मनी है बाबा? कौन सी दुश्मनी है बताओ ना? कौन सी दुश्मनी है भैया? घर वाले को ढूंढ रहे हो, काहे महाराज? अतीक क्या तुम्हारे फूफा लगते हैं? अरे सांसद थे, विधायक थे, हमारे उत्तर प्रदेश से थे भैया। अब चाचा फूफा होंगे, आपके होंगे, क्या रिश्ते में आते हैं वो आपके होंगे। योगी जी कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे और गर्मी निकाल दिया। योगी की गर्मी निकलेगी अब। उन्होंने अतीक की निकाली है ना। देश की 135 करोड़ जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनसंख्या योगी की गर्मी निकालेगी। जितने भी ठंडा, अरे योगी जी को ठंडा करेंगे भैया हम लोग। योगी को तबीयत से ठंडा करेंगे, नहीं तो वो ऐसे ही आग उगलते रहेंगे। अगर ये आग निकलती रही ना, ऐसे आग आती रही तो एक दिन पूरा उत्तर प्रदेश जल जाएगा और उत्तर प्रदेश को हम जलते हुए नहीं देख सकते। धमकी वो अरे भेजिए जेल में, भेजिए भैया। उत्तर प्रदेश से भेजिए, अयोध्या से भेजिए जेल में। बाप के बात हिम्मत है इतनी भेज, जिसने पहले ही धमकी दे दी मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भैया सभापति महोदय के सामने ही जब कह रहा था तब कहाँ मर गए थे आप लोग? तब नहीं धमकी थी वो वध क्या है? वध किसका होता है? राक्षसों का वध होता है। अरे राक्षस थे वो, राक्षस तो आप लोग हो जो उसको राक्षस मानते हैं। अतीक भगवान है आपके लिए। एक चीज बता रहा हूँ, मैं सांसद था, वो विधायक था भाई, उसने अच्छे काम किए ना। गलत था, कोर्ट सजा देती, कोर्ट कहाँ थी? तो अच्छा तो आप मिली भैया ये तो पत्रकार ने आपका लाइसेंस का लाइसेंस दिखाइए। आप भी तो माफिया की तरह ही आप भी दिख रहे हो। कभी आप भी इनकाउंटर हमारा ना कर दो। भैया ऐसे ही 10 पत्रकार इंटरव्यू उसका कर रहे थे, तभी तीसरा निकल के गोली मार दिया। भैया हमें विश्वास नहीं है आप पे, दिखा दीजिए। माफिया वो लोग थे जो पत्रकार बन के आए थे। माफिया वो लोग थे जो आज उत्तर प्रदेश के सिंहासन पे बैठे हैं। माफिया वो लोग हैं जो सदन के अंदर कहते हैं मिट्टी में मिला दिया जाएगा। माफिया तो वो लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगा के इनकाउंटर कर देते हैं। माफिया तो वो लोग हैं जो अभी भी अरे योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। अरे महाराज सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जाके पाँव न रहे विवाहित का जाने पीर पर आई। जब आपके घर में होगा ना ऐसे इनकाउंटर कर दिया जाएगा बेफजूल में, तब आपको पता चलेगा पत्रकार महोदय। बिहार में नारा लग रहा है अतीक अमर रहे। देखिए जाकी रामचरितमानस प्रेमी हैं भैया, अयोध्या से, उसमें लिखा हुआ है कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखी तिन तैसे। अब कोई जय श्री राम का नारा लगा के मार देता है और उसने लगा दिया कि अतीक अहमद अमर रहे, तो आपके पेट में दिक्कत हो रही है। आपने कभी संघियों का इंटरव्यू करा? आपने संघियों से कभी पूछा कि जय श्री राम का नारा क्यों लगाया? उस पर आपको दिक्कत नहीं होती, उसने लगा दिया अतीक अहमद अमर रहे, उस पर आपको दिक्कत हो रही है। आखिर क्यों पत्रकार महोदय? आखिर आपको मुसलमानों से दिक्कत क्यों है बताइए? गजनवी ने नारा लगाया है, गजनवी। मैं क्या करूं कि सब लगा दें एक साथ, सब लोग लगा दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये पाकिस्तान थोड़ी है कि यहाँ पे माफिया के लिए नारा लगाओगे। देखिए पाकिस्तान से हमारा कोई वास्ता नहीं है। पाकिस्तान से भी बेहतर यहाँ पे कर दिया है। पाकिस्तान में मुसलमान पाकिस्तानी बुलवा रहा है आपको। अच्छा पाकिस्तानी बुलवा रहा है भैया? पाकिस्तानी हो आप? पाकिस्तानी हो? हमको पाकिस्तानी कह रहे हो? आप प्रमाण पत्र दोगे? प्रमाण पत्र दोगे? फंडिंग किसकी आती है सबको मालूम है, हमको मालूम है आपकी हकीकत। योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए आप लोग ये सब बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ ने संविधान को बदनाम कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की माँ बहन कर दी है, तो भैया हम तो उनको बदनाम करेंगे ही करेंगे। हैं
बोलिए, योगी जी से सवाल आपने पूछा भाजपा के, सुनिए क्यों रही है, सामने क्यों नहीं आ रही है? अरे भैया सामने जिस दिन आ जाएगी ना ये लोग मार देंगे, और वैसे ही पत्रकार लोग मार देंगे। चार अरे मैडम काहे भाग रही थी, अरे मैडम क्या हुआ था, और तीसरा पत्रकार निकलेगा पोज देगा, पोज ये रहेगी। बुलडोजर राज है, बुलडोजर परवीन की जान को खतरा है, बिल्कुल जान को खतरा है। उसको तो भैया मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी देनी चाहिए, शाइस्ता परवीन बिल्कुल इनाम रख दिया है। इनाम ये यही करेंगे भैया, इनाम रख देंगे जी, ढूंढ के लाओ मार देंगे, गला काट के लाओ, ये इनाम। ये तो उत्तर प्रदेश में चलता रहता है। पठान मूवी के समय पे आपने देखा होगा कि शाहरुख खान का गर्दन काटने वाले को इतना इनाम, उसका क्या नाम स्वामी प्रसाद की जबान काटने वाले को इतना में, ये तो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और ये अच्छा अपना गैंग बना रही है। आपने कौन सी गैंग बनाई है आज तक, कौन सी गैंग बनाई है? गिनो गैंग, अपना 2-4 नाम बताओ, कौन सा गैंग बना है? पत्रकार इज्जत कीजिए, पत्रकारों की भी तो गैंग है। सवाल पूछ लिया। नहीं कौन सी गैंग बना रही है? एक महिला है भैया, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, महिला सुरक्षित करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, महिलाओं की इज्जत करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उन्हीं को खदेड़ रहे हैं, उन्हीं को दौड़ा रहे हैं, ये गलत है। बुलडोजर चलेगा और छातियों पे तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये बुलडोजर नीति बंद नहीं की ना, तो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे आवास है ना दिल्ली में, यहाँ पे भी चलेगा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आवाज पे तो 27 के बाद चलने ही वाला है। सुरेश चौहान के को जानते हैं? अब भैया समझदार के लिए इतना ही काफी है। सुरेश चौहान के कह रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे, फुर्र हो गई। सुरेश चौहान के कह रहे हैं कि बद हुआ है, बद हुआ है। और उसके भैया एक और दिखाता हूँ मैं, पोस्ट किसी ने लगाया था, आप लोग देखिएगा कि फुर्र हो गई वो, महाराज कैसे हो गई ये भी नहीं पता है, दिखाते हैं आपको, 1 मिनट। अगर गलत हुआ तो जेल जाओगे? जेल हम कहे जाएंगे, हम क्या कह रहे हैं, आज तक वाले को भेज दो। एक बार बोलिए, जिम्मेदारी अनुराग हो जाएगी, आज गलत बोलेंगे जेल जाएंगे। आज तक वाले को भेज दो भैया, डिलीट कर दिया किसी ने, लगता है जिसने लगाया था ना डिलीट कर दिया था, डर गया होगा वो, डर गया होगा। सुनिए आज तक कहाँ है बताइए, कहाँ पे हो? ए भैया अब हमको तो पता नहीं है कहाँ है, लेकिन जहां भी होगी मैं तो भगवान श्री राम से और अल्लाह से और वाहे गुरु से और जितने भी देवी देवता 133 करोड़ देवी देवता हैं, मैं सबसे कहूंगा भगवान उसकी हिफाजत करो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब किसी की हिफाजत करने के लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पूर्ण रूप से नपुंसक हो गई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को अब इस्तीफा देने का समय आ गया है। तो शाइस्ता परवीन को आप क्या मानते हैं? गुंडी मानते हैं, नहीं मानते? गुंडी कैसे मानेंगे भैया, उसने किसको मार दिया? आपको मारा है, मार दिया है, योगी जी को मार दिया है भैया। किसको मार दिया है? उन पर इनाम घोषित है, पुलिस ढूंढ रही है। भारतीय जनता पार्टी में क्या कह रहा हूँ कि जो सच्चाई के साथ होगा, जो मुसलमानों के साथ होगा, जो और लोगों के साथ में होगा, उनको तो मारने का ही काम करते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी के गुण नहीं गाएंगे ना, तब तक वो लोगों को मारते रहेंगे। मुसलमान की वजह से थोड़ी ना मारा है उसको, माफिया की वजह से मारा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सिर्फ अतीक ही माफिया था? वाह भाई वाह, और कितने माफिया हैं, कितने ठाकुर माफिया हैं, और सबसे बड़ा माफिया जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन बैठा है, सबसे बड़ा माफिया है। और भारतीय योगी जी को माफिया बोल रहे हो? नहीं है माफिया। अच्छा है जैसा के पापा माफिया है, नहीं है, माफिया थे। मंत्री है, गृह मंत्री, हमने कब कह दिया चपरासी हैं? गृह मंत्री है, माफिया थे। सुनिए, और ये क्या नाम है, राजनाथ, माफिया थे नहीं थे? माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी, यानी मोदिया, वो भी एक समय पे माफिया हुआ करता था। अरे भैया माफियाओं की तो जमात बैठी है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में जितने भी माफिया बैठे हैं सबका इनकाउंटर कर दो। कि अतीक के गांव के मुसलमान छोड़े में बोल रहे कि अतीक को गलत मार दिया। आप समझो इस बात को, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई भी तो होगी, क्योंकि हर आदमी में कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है। ऐसे ही अतीक की भी एक स्टोरी सुनने को आई है कि वो गरीब लोगों के लिए बहुत हमदर्दी रखता था। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उमेश पाल को मरवाना, उमेश पाल के केस में अतीक को अंदर बंद करना, उसको उम्र कैद देना, और उसके बाद उसके बेटे का इनकाउंटर, और उसके बाद इसकी हत्या। ये पूरी साजिश है। अगर आप ये समझो तो उमेश पाल कांड के अंदर भी हो सकता है कि कोई ना कोई बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने क्ल्यू दिया होगा उनको कि भैया ये लोग यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये पूरा प्रशासन जो चल रहा है, तो ये 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच में गैंगवार था जो बहुत पुराना था, जिसमें सत्ताधारी गैंगवार हमेशा भारी पड़े। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो, तो लॉ एंड ऑर्डर तो यूपी के अंदर उसके बाद 2 दिन में देखने को मिल गया। एक छात्रा को गोली मार दी गई। वो मुद्दा नेशनल मीडिया पे क्यों नहीं है? आप समझो इस बात को, क्योंकि नेशनल मीडिया भी धर्म देख के आग लगाता है। आप समझो अगर कोई मुसलमान अपराधी होगा तो नेशनल मीडिया में 24 घंटे हाईलाइट चलेगी। आप समझो कोई हिंदू अपराधी होगा तो नेशनल मीडिया उसको दबाने की कोशिश करेगी। 5 दिन से अतीक, अरे यूट्यूब खोलो अतीक, आप इंस्टाग्राम खोलो अतीक, आप रील चलाओ अतीक, आप फेसबुक खोलो अतीक, आप नेशनल मीडिया चलाओ अतीक, रात को 12 बजे चलाओ अतीक, आज तक पे चलाओ अतीक, जी न्यूज पे अतीक। अरे भैया इन चैनलों वालों की तो रोटी चल रही है मुसलमानों के नाम से, और गवर्नमेंट की सरकार चल रही है। मुसलमान इनके लिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, इनके लिए बरकत का विषय है मुसलमान, चाहे वो मीडिया वाले हों या वो सरकार वाले हों। सरकार वाले मुसलमानों के नाम पे चुनाव जीत जाते हैं। आप समझो मुसलमानों के नाम में हिंदुओं को भड़का भड़का के चुनाव जीत जाते हैं, और नेशनल मीडिया वाले वो खबरें
नखरे दिखा दिखा के अपनी रोटी चला लेते हैं। और सत्यपाल मलिक कहता मुझे बोल देगा चुप हो जाओ, तो आप उस समय क्यों नहीं बोले? जब आज 5 साल बाद आपकी जबान निकल रही है, अगर 5 साल पहले आपने ये बात बोली होती तो 2019 में भाजपा की सरकार ना बनती, जो आज विनाश की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। अर्थव्यवस्था हमारी डूब गई, पर सत्यपाल मलिक को उस समय अपनी कुर्सी प्यारी थी। आप समझो, उस समय अगर सत्यपाल मलिक ये बात बोलता तो पूरा भारत उसका स्वागत करता, पर सत्यपाल मलिक ने उस समय चुप रहना। अरे मोदी ने बोला चुप हो जा, चुप हो गया। अब मोदी ने आगे का चाबी घुमा दी, बोल दे। आज अतीक के मुद्दे पे हम एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर 2 शब्दों में सुनना चाहो, गुंडों को गुंडों ने मारा और गुंडों ने मरवाया। बस ये छोटी सी बात के अंदर सारा फलसफा छिपा हुआ है। लोकतंत्र की भी तो हत्या हुई ना इसमें। देखिए, आज लोकतंत्र की हत्या हुई। आप इसका हम कहते हैं कि आज हमारे देश संविधान से चलना चाहिए, हम संविधान के साथ हैं, पर गुंडों पे, हथियारों का किस पे रोक है? आज अगर आज छोटी सी बात, अगर उसका इनकाउंटर होता तो सवाल बहुत बड़ा हो सकता था, पर आज अगर हथियारों ने मारा है तो पहला संविधान का नियम क्या कहता है कि जो अपराधी उनको पकड़ा जाना चाहिए। पुलिस ने भगाया तो नहीं। अगर पुलिस भगा देती तो हम ये मानते भैया लोकतंत्र के अगेंस्ट काम हुआ। भैया अगर आज किसी को करना चाहिए तो पुलिस ने क्या करा? पुलिस ने तुरंत पकड़ा या नहीं पकड़ा? पकड़ा। दूसरा काम क्या होना चाहिए कि पुलिस ने पकड़ने के बाद उनको हिरासत में भेजा चाहिए। आज वो भी संविधान के तहत हुआ। तीसरा, जब योगी सरकार पे सवाल उठे कि तुम्हारे वहां के बंदे क्या कर रहे थे, उन्होंने गोली क्यों नहीं चलाई, तो ये बात योगी सरकार को भी हजम आई और उन्होंने उसके बाद उनको क्या किया? सस्पेंड किया। तो हर चीज तो संविधान के हिसाब से हो रही है। अब हथियारा वहां पे कौन आगे किसको मार दे, ये बात तो जांच का विषय है कि वो वहां पे कैसे पहुंचे, उसमें कौन सा पुलिस वाला इन्वॉल्व था। क्योंकि आज पत्रकार बनकर वो गए तो आज ये क्या किसी ना किसी ने तो उनको ये भेज दिया होगा। 2 दिन पहले वो वहां पे आके बस गए हैं, यूपी के किसी जगह में रह रहे हैं। तो ये षड्यंत्र जो रचा गया, ये षड्यंत्र करता कौन था, ये जांच का विषय है। लेकिन दिन में हिफाजत कर रहे थे अतीक की 150 पुलिसकर्मी और रात को कर रहे थे 15। मैं आपसे यही तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई ना कोई पुलिस वाला मिला हुआ है ना। मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ। अब आप ये कहोगे पूरा प्रशासन मिला हुआ है, तो ये एक जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं होगी हम ये कह नहीं सकते। पर एक बात छोटी सी याद रखना, अतीक मरा। आज गुंडे बदमाश की जो मौत होती है, हमारे पिताजी भी कहा करते थे और हम ये देखते आए हैं, इतनी फिल्में बनी हैं। शूट आउट बटाला हमने फिल्म देखी, आप समझो इस बात को, जॉन इब्राहिम की। उसके बाद हमने ये फिल्म भी देखी कि सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। उस फिल्म में भी क्या हुआ? कत्लेआम ही हुआ। 24 घंटे एक साथ ढाएं 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 ढाएं। तो ये फिल्में जो होती हैं ये सच्चाई दिखाती हैं। आज गैंगवार था, अगर आप इस चीज को देखो, अतीक की मौत को कैसे देखता हूँ, तो ये 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच में गैंगवार था जो बहुत पुराना था, जिसमें सत्ताधारी गैंगवार हमेशा भारी पड़ेगा। ये बात आप याद रखिए। लेकिन इसे कैसे देखते हैं कि इस हत्या के बाद जय श्री राम के नारे लगे? पूरा ये कॉम्युनल करने के लिए, ये मुसलमानों को डराने के लिए किया गया, ये कॉम्युनल किया गया। पर आज मुसलमान ही बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो जय श्री राम के नारे के बाद डरने वाली कौम नहीं है। वो हमेशा कहती है कि भैया हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, हमें डर वर कुछ नहीं लगता। आज भी आप मुसलमानों से बोलो तो वो चौड़े में बोल रहे हैं। आप सारी बातें छोड़ दो, उनके अतीक के गाँव के मुसलमान चौड़े में बोल रहे हैं कि अतीक को गलत मार दिया। आप समझो इस बात को, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई भी तो होगी, क्योंकि हर आदमी में कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है। आज फुल्लन देवी, आप समझो, उस गांव के लिए दहशत थी, जिन 40 ठाकुरों को लाइन में रख के गोली मारी, पर वो फुल्लन देवी उन औरतों के लिए जो एनजीओ के माध्यम से मदद करती थी, उनके लिए भगवान बन चुकी थी। आप समझो, रॉबिन हुड को देखो, अमीरों को लूटता था, तो जिनके लिए लूटता था उनके लिए वो क्रिमिनल था, पर जिन गरीबों की मदद करता था उनके लिए भगवान था। तो ऐसी अतीक की भी एक स्टोरी सुनने को आई है कि वो गरीब लोगों के लिए बहुत हमदर्दी रखता था। कहा जा रहा है कि अतीक के साथ कुछ भाजपा नेता मिले हुए थे, जिसमें उमेश पाल हत्याकांड हुआ था। देखिए, आज सबको छुपाने के लिए अतीक की हत्या। मेरी बात एक छोटी सी बात यह है कि उमेश पाल का मुद्दा जो था, आज भारत के लोग उस समय खड़े नहीं हुए, हमें बड़ा अफसोस है। आप समझो इस बात को, हमारे देश के लोग भी धर्म देख के खड़े होते हैं कि ये तुम्हारा मुसलमान मरा तो मुसलमान खड़े होंगे और हिंदू का मरा तो हिंदू खड़े होंगे। जब उमेश पाल मरा, आज मैं सारे मुसलमान कम्युनिटी से पूछता हूँ, आप लोगों ने विरोध किया? नहीं किया। अगर उस समय वो मुसलमान कम्युनिटी सड़कों पर उतरती कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, एक आदमी को दिन दहाड़े मार दिया गया, यूपी की आम जनता सड़कों पर उतरती, तो ये आपको देखने को ना मिलता। पर उस समय उमेश पाल मरा, वो हिंदू था तो मुसलमान चुप थे, और आज अतीक मरा तो आज हिंदू चुप हैं। आज जब तक हमारे देश में आतंकियों में, गुंडों में, बदमाशों में भी धर्म देख के तुम उनका समर्थन करोगे, तो आप आज कल आपका नंबर, कल हमारा नंबर।